हेलो। हो गया ना? देखो, और भी बाहर है क्या? अच्छा, ठीक है। अ, ठीक है, पढ़ा रहा हूँ। तो साई सर का आज तबीयत खराब है, इसलिए एक्चुअली मैं उसका ऑल्टरनेटिव क्लास ले रहा हूँ। मैंने सोचा था, मतलब सर से कांटेक्ट नहीं हो पाया, मतलब मॉर्निंग का क्लास भी लिया था मैंने। उसके बाद सर से कांटेक्ट नहीं हो पाया, इसलिए मैंने सोचा जहाँ तक हुआ है प्रीवियस स्लाइड पे मैंने देख लिया था, तो उससे आगे मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। और उसके बाद सर जैसे पढ़ाएंगे, मेरे को भी पता नहीं, मतलब सर का अप्रोच इस चैप्टर पे थोड़ा, मतलब एनसीईआरटी के हिसाब से स्टार्टिंग पे मतलब अलग से ले रहा है। तो सर जो जो मतलब ये लिखा था अगले क्लास पे डिस्कस करने के लिए, मैं आज वही टॉपिक डिस्कस कर दूंगा। हाँ। हाँ। तो अभी इस चैप्टर को पढ़ने के लिए देखोगी, इस चैप्टर पे तुमको 11th क्लास का कुछ, 11th नहीं एक्चुअली 12th पे देखोगे जो जेनेटिक्स चैप्टर है, तो उसका कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे चाहिए होगा। जो बेसिक इंफॉर्मेशन है उसको थोड़ा पता होना चाहिए, उसके बीच में जो माइन्यूट डिफरेंस होता है उसके बारे में क्लियरिटी होना चाहिए, तब जाकर इस चैप्टर के बारे में भी जो अंडरस्टैंडिंग होगा वो अच्छे से हो पाएगा। देखो, 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है इस चैप्टर पे, तो ये तीसरा लेक्चर है। तो यहाँ पे मेनली जो जो चीज़ें पढ़ाऊँगा: जीन फ्लो, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, नेचुरल सिलेक्शन एंड म्यूटेशन। देखोगे जो ये पांच, जो चार ये देखोगे कैरेक्टर देख रहे हो यहाँ पे, ये एक्चुअल में, ये तो पता हो गया ना। एक हार्डेनबर्ग इक्विलिब्रियम का देखोगे जो लॉ है, उसको एक्चुअल में ये इसके वजह से ये फुलफिल होता है कि ये फुलफिल नहीं होता है। ये ये सारी चीजें क्या हार्डेनबर्ग लॉ पे अप्लाई होता है? ठीक है, मैं थोड़ा बेसिक बता रहा हूँ। बैठ जाओ। देखो, इवोल्यूशन को हम एक सिंगल टर्मिनोलॉजी पे हम डिफाइन करेंगे, तो इट इज द अनफोल्ड, अनरोल, क्या एक जो हिडन पोटेंशियलिटी होता है उसको रिवील करना। जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ कि अभी मान लो कुछ बच्चा होता है, कुछ स्टूडेंट होता है जो क्लास पे चुपचाप बैठता है, कुछ रिप्लाई भी उतना नहीं देता है, बट जैसे एग्जाम का टाइम आता है उस टाइम पे समझ में आता है कि हाँ, उसका परफॉर्मेंस देखकर समझ में आता है कि उसके अंदर पोटेंशियलिटी क्या था, वो रिवील किया। वो क्लास के अंदर रिवील नहीं किया था, अनरिवील था, बट वो एग्जाम के टाइम पे वो रिवील किया। तो जो इवोल्यूशन भी जो हम बता रहे हैं एक्चुअल में क्या होता है कि कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, कि कोई एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन के अंदर, कि कम्युनिटीज के अंदर, जो ऑर्गेनिज्म के अंदर जो हिडन पोटेंशियलिटी है, जो एक टाइम पे अनफोल्ड था, मतलब ये मतलब उसको एक्सप्रेस नहीं किया गया था, जब वो अनफोल्ड होगा तब उस पोटेंशियलिटी को बोला जा रहा है इवोल्यूशन। अब देखोगे इस पार्ट पे मतलब जो स्टार्टिंग पे सर क्या बिग बैंग थ्योरी के बारे में बताया क्या? नहीं बताया ना? अच्छा, वो थोड़ा सा है तो बाद में स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि सर ने हार्डनबर्ग इक्विलिब्रियम के बारे में बताया था, तो इसके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ, रिकैप कर लेता हूँ। हार्डनबर्ग लॉ पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें मैं पूछ रहा हूँ, तो उसके बारे में थोड़ा रिप्लाई करना। एलील क्या होता है? जीन क्या होता है? जेनोटाइप क्या होता है? फेनोटाइप क्या होता है? एक कुछ बेसिक डिफरेंस पता होगा तो इस चैप्टर के बारे में जो क्लियरिटी है वो और भी अच्छे से आएगा। किसी को पता है एलील क्या होता है और जीन क्या होता है, इसके बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है, और लोकस क्या होता है?
जीन दो तरीके से एक्सप्रेस करता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन को एलील बोल सकते हैं। हाँ, ये कुछ हद तक सही है। अच्छा, मैं एक डेफिनेशन लिख देता हूँ, तो उसके साथ साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ। यस, इसका मतलब डेफिनेशन देखोगे ना, बहुत सारी बुक पे बहुत सारे डेफिनेशन लिखा है। मैं मेरे हिसाब से एक डेफिनेशन लिख रहा हूँ और उसको सेटिस्फाइड करने के लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। A slight modified form of a gene is known as एलिली। बात मत करो, सुनो। लिखा हूं, ए स्लाइड मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ए जीन इज नोन एज द एलिली। अच्छा, जीन का भी डेफिनेशन लिख देता हूं और उसके साथ साथ इसका डिफरेंस भी बता रहा हूं। और इसके साथ साथ एक और डेफिनेशन लिख देता हूं, नहीं तो। अच्छा देखो, जीन के बारे में पढ़ने से पहले ना हमको ये पता होना चाहिए, जीन का कॉन्सेप्ट एक्चुअल में स्टार्टिंग पे नहीं आया था। क्योंकि देखोगे, जेनेटिक्स का जो पायोनियर साइंटिस्ट था वो था मेंडल। तो मेंडल ने एक्चुअल में इनहेरिटेंस के बारे में उन्होंने प्रॉपर्ली बताया था कि कोई जो कैरेक्टर होता है, एक जनरेशन से लेकर नेक्स्ट जनरेशन पे जाने के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, वो उन्होंने उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे बताया था कि कभी भी जो कैरेक्टर होता है, जो हेरिडिटरी कैरेक्टर है, जब एक जनरेशन से लेकर नेक्स्ट जनरेशन तक जाता है तो वो एक प्रोसेस के थ्रू जाता है, उसको बोला जाता है इनहेरिटेंस। और जब एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन पे जा रहा है तब उसको बोला जाता है, जो जो कैरेक्टर जा रहा है, हेरिडिटरी कैरेक्टर। और उस प्रोसेस को हेरिडिटी भी हम बोल सकते हैं। मतलब देखोगे, एक जनरेशन से लेकर, मैं बोल रहा हूँ जैसे मेरे अंदर जो कैरेक्टर है, मेरा मम्मी पापा के अंदर जो जो कैरेक्टर था, कुछ कैरेक्टर का कॉम्बाइंड होकर और कुछ मॉडिफाइड होकर मेरे अंदर आया है। तो यहाँ पे ये बोल रहा हूँ, तो उस जनरेशन के पास कुछ कैरेक्टर था जो मेरे अंदर है, और मेरे अंदर कुछ मतलब मेरे लाइफ टाइम जो स्पेंड हो रहा है उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे कुछ कैरेक्टर भी एक्वायर्ड हो रहा है। अब यहाँ पे देखोगे, जो कैरेक्टर आ रहा है, मैं बोल रहा हूँ एक जनरेशन से लेकर नेक्स्ट जनरेशन जाने का जो प्रोसेस है उसको बोल रहा हूँ हेरिडिटी। जिस प्रोसेस के थ्रू जाता है उसको बोला जाता है इनहेरिटेंस, ये तो पढ़ा होगा। अब यहाँ पे देखोगे, तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे मेंडल ने जब ये एक्सपेरिमेंट किया था, प्लांट का हाइब्रिडाइजेशन का जो एक्सपेरिमेंट था, तो उनको एक्चुअल में उन्होंने जीन के बारे में कुछ बोला नहीं था। मतलब उन्होंने ये बोला था कुछ एक सर्टेन फैक्टर होगा जो रेस्पॉन्सिबल है, जो जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक है वो एक जनरेशन से लेकर नेक्स्ट जनरेशन तक वो लेकर जा रहा है। बट उनको ये चीज पता नहीं था वो जीन है कि कुछ है। तो उन्होंने उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे इसका नाम दिया था फैक्टर। तो बाद में जाकर इसका नेमिंग हुआ है। तो जोहानसन ने फर्स्ट टाइम इस जो फैक्टर है उसको उन्होंने बोला था जीन। जो जोहानसन साइंटिस्ट था उन्होंने फैक्टर को जीन नाम दिया था। उसके बाद हम लोग वो जो कॉन्सेप्ट है उसको जीन के नाम पे जानते हैं। तो मैं जीन का डेफिनेशन भी लिख देता हूं, उसके साथ बता रहा हूं।
a part of DNA which is responsible for transmission and appearance of a character. क्योंकि जो जीन है वो एक्चुअल में डीएनए के अंदर ही प्रेजेंस होता है। अब देखोगे डीएनए के अंदर कोई भी जीन को रिप्रेजेंट करने के लिए देखोगे जो जेनेटिक कोड होता है, तो उसके थ्रू मैं उतना ये पे नहीं जा रहा हूँ, डेप्थ पे नहीं जा रहा हूँ, बट जहाँ पे जरूरत होगा उसके बारे में मैं बताऊंगा। ये जो म्यूटेशन है उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे बोलना पड़ेगा। तो ए पार्ट ऑफ डीएनए which is responsible for the transmission and the appearance of character। ऐसा नहीं है कि वो जो पर्टिकुलर फैक्टर है वो अपियर करता है, मतलब पहले तो वो ट्रांसफर करेगा, तो ट्रांसमिशन होने के बाद जहां पे वो ट्रांसमिट हो रहा है उसके बाद वहां पे उसका अपियरेंस भी होना जरूरी है, तब जाकर वो कैरेक्टर दिखाई देगा। बोटनी पे शायद ये भी पढ़ लिया होगा, कैरेक्टर और ट्रेट के बीच में भी डिफरेंस होता है, पता है ना? अच्छा अच्छा, नहीं हुआ ना? अच्छा ठीक है, बता देता हूँ। कैरेक्टर और ट्रेट के बीच में जो मेन डिफरेंस है ना, जैसे मैं बोल रहा हूँ आई कलर, तो आई कलर एक्चुअल में एक कैरेक्टर है, बट आई कलर का भी बहुत सारी वेराइटी होता है, मतलब ग्रे कलर का हो सकता है, ब्लैक कलर का हो सकता है, और भी मतलब पिंक कलर का भी हो सकता है, कि मतलब मान लो इसके अंदर जितने भी अरे मान लो ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि जितना वेराइटी होगा तो वो सारी जो ये प्रॉपर्टीज होगा उसको ट्रेड बोला जाएगा। अच्छा, तो ये शायद यहां से भी डिफाइन नहीं हुआ कि जीन और ए के बीच में एक्चुअल में डिफरेंस क्या है, एलील के बीच में। यहाँ पे एक और चीज मैं लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ए पेयर ऑफ एलील इज ऑल्सो नोन एज जीन, बट उतना परफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि देखो मान लो कोई कैरेक्टर को मेरे को एक्सप्रेस करना है, मान लो अच्छा ये लिख लो, इसके बाद नेक्स्ट ये पे कर रहा हूँ। पढ़ाई ठीक से हो रहा है ना? अच्छे से करो, क्योंकि अभी तो इस साल का तो नीट का रिजल्ट तो पता होगा सबको, क्योंकि स्कोर कैसे जा रहा है। टारगेट हाई रखो, क्योंकि पता नहीं अगले साल भी ऐसा कुछ होगा तो उस टाइम पे भी मतलब 650 के आसपास काट ऑफ जाएगा तो बहुत दिक्कत होगा। अभी तो कोई भरोसा नहीं है ना। वो तो बहुत सारी चीजें अभी आ रहा है, मतलब पेपर लीक भी, पेपर तो लीक हुआ है, उसका हो सकता है ग्रेस मार्क का तो बहुत सारे ये आ रहा है, हो सकता है उसका एल्गोरिदम पे भी कुछ प्रॉब्लम हो। इस साल तो मतलब पता नहीं, री एग्जाम होने का भी चांसेस है अभी भी, री नीट होने का अभी भी चांसेस है, मतलब कुछ नहीं बोल सकते जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन नहीं आ रहा है, तब तक हम कुछ बोल नहीं सकते। हाँ वो तो उसमें अब देखा जाएगा, लीगल केस हुआ है, धीरे धीरे बेटा। काउंसलिंग अभी नहीं होगा, क्योंकि कोलकाता हाईकोर्ट ने उसको स्टे लगा दिया, अभी काउंसलिंग नहीं होगा, जब तक कोई प्रॉपर क्लैरिफिकेशन नहीं आ रहा है तब तक नहीं होगा। हो गया ना बेटा? अच्छा देखो, लिख लिया ना? देखो मान लो हमको पता है ये जेनोटाइप है, क्या ये है फेनोटाइप है? अच्छा मैं कुछ रिप्रेजेंटेशन लिख रहा हूँ, तो इसको बताना ये क्या है।
अच्छा अच्छा, मान लो ये हमने जो टी है, तो ये अल्फाबेटिकल जो ये दिया था, ये एक्चुअल में मॉर्गन ने फर्स्ट टाइम यूज किया था। तो मतलब डोमिनेंट एलील को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने कैपिटल लेटर का यूज किया था, और रिसेसिव एलील को, जो रिसेसिव कैरेक्टर था उसको स्मॉल ये अल्फाबेट पे डिनोट किया था। अब यहाँ पे मान लो यहाँ पे मैंने प्लांट हाइट का बारे में बता रहा हूँ, तो यहाँ पे ए जो हो जाएगा, ए होमोजाइगस हो जाएगा। और हमको ये भी पता होना चाहिए, जो 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड के बारे में बताया था, उनमें से जो टॉल ट्रेड था तो वो एक्चुअल में डोमिनेंट कैरेक्टर था। यहाँ पे ये बताओ ये क्या है, बट यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ ये क्या जेनोटाइप है, क्या फेनोटाइप है, क्या एलील है? तो चलो अभी सर ने ये भी एक जो न्यूमेरिकल था वो भी करा दिया सर ने, तो वहां से भी तुमको पता हो जाना चाहिए। जेनोटाइप, फेनोटाइप और एलील, इनके बीच में डिफरेंस क्या है? जैसे मान लो मैं जब भी ऐसे लिखूंगा तो इसको बोला जाता है एलील। इसलिए देखो ये डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हूं ना, इसलिए थोड़ा क्लैरिफाई करने के लिए ही मैं लिखा हूं। ये पेयर ऑफ एलिलीज इज ऑल्सो नोन एज जीन। जब दो एलिलीज रहेगा एक जगह पे, कोई एक पर्टिकुलर मतलब पता है होगा जीन जहाँ पे प्रेजेंस होता है, उसको लोकस बोला जाता है। अब देखोगे मैं इसलिए यहाँ पे लिखा हूं कि अब देखो इस केस में ए सिंगल है, तो सिंगल होगा तो एलिली, और हम जब पेयर पे लिखेंगे तो, और फिनोटाइप क्या हो जाएगा? फिनोटाइप क्या होता है? उसका फिजिकल अपीयरेंस बाहर से जो दिखाई देगा, मतलब ये हो जाएगा होमोजाइगस टॉल, हम लिख सकते हैं। अब देखो मैं मान लो तो मिटा देता हूँ। ये नहीं आ रहा है क्यों? देखो इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है, देखो देखो यहाँ पे देखोगे सारी जो कैरेक्टर है ये एक्चुअल में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्टेम हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सपोज मैं मान लिया यहाँ पे स्टेम हाइट को, प्लांट का जो स्टेम हाइट है, स्टेम का जो हाइट है मतलब प्लांट का जो स्टेम का जो हाइट है, कुछ भी मान लो, मैं बोल रहा हूँ हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस केस में देखो यहाँ पे कैपिटल टी प्रेजेंस है, तो यहाँ पे ये एलिल जो यहाँ पे ये एलिल जो प्रेजेंस है, यहाँ पे देखो सेम लोकस पे है ना। एक तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, और होमोलोगस क्रोमोसोम का सेम लोकस पे प्रेजेंस है। बट यहाँ पे देखो यहाँ से लेकर यहाँ पे भी होमोलोगस क्रोमोसोम है, बट देखो सेम लोकस पे क्या सेम एलिली है? नहीं है ना। तो यहाँ पे इस एलिली का मतलब इस एलिली का यहाँ पे मॉडिफाइड हुआ है, तो हम बोल सकते हैं ए स्लाइड मॉडिफिकेशन ऑफ एलिली इज नोन एज द जीन। तो यहाँ पे देखो यहाँ से लेकर यहाँ पे देखो, मैं इसके साथ इसको कंपेयर करूं
और इसके साथ इसका कंपेयर करो तो यहाँ पे भी चेंजेस आ रहा है सेम लोकस पे। तो इसलिए हम बोल सकते हैं ये स्लाइड मॉडिफिकेशंस ऑफ द जीन इज नोन एज द एलीली। क्लियर है? तो अब जीन और एलील के बीच में कुछ दिक्कत है। अब देखो इस चैप्टर का और कुछ मतलब जो बेसिक चीजें है ना वो थोड़ा मैं पहले बता देता हूँ। हाँ बताओ। कैसी है ना? कितना करना है? अच्छा देखो और कुछ ये के बारे में लिख देता हूँ, इसके बारे में थोड़ा क्लियरिटी होगा तो अच्छा होगा। देखो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, सुनकर तो लगेगा हाँ शायद सारी चीजें पता है, बट इनके बीच में डिफरेंस है। पता है किसी को पॉपुलेशन और ये कम्युनिटी के बीच में डिफरेंस क्या है? सब अरे एक एक करके बताओ। ठीक है मैं लिखता हूँ, एक एक करके लिख रहा हूँ। देखो एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल देखो एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज, एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज in a particular geographical area a group of individual of same species that present in a particular geographical area and interbreed with each other of same species। देखो ये डेफिनेशन को फुलफिल करने के लिए जो तीन चार मेनली कैरेक्टर चाहिए होगा, एक तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल चाहिए और एक सर्टेन एरिया चाहिए जहाँ पे वो रहेगा, साथ में ये सेम स्पीसीज का होना चाहिए, डिफरेंट स्पीसीज का नहीं। मतलब मान लो यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं तो सब एक ही क्लास का है, तो यहाँ पे और कोई क्लास नहीं आएगा। एक सर्टेन एरिया फिक्स्ड है और सर्टेन इंडिविजुअल भी फिक्स्ड है और उनमें से सेम स्पीसीज है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है इंटरब्रीड विथ ईच अदर ऑफ द सेम स्पीसीज, तो यहाँ पे जो इंटरब्रीडिंग होगा वो सेम स्पीसीज के बीच में होगा। मतलब ह्यूमन के साथ यहाँ पे जो अपोजिट सेक्स का ह्यूमन का ही होगा, मतलब चाहे होमोसेक्सुअलिटी के बारे में बात करो हेटरोसेक्सुअलिटी के बारे में बात करो, बट यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ जो इंटरब्रीडिंग होगा वो सेम स्पीसीज के बीच में होगा। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ह्यूमन के साथ और कोई मतलब डॉग का स्पीसीज के और कोई स्पीसीज का यहाँ पे ब्रीडिंग हो रहा है। अरे हाँ इसमें ये कुछ है नहीं। तो जब ए कुछ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक फुलफिल होगा तब इस कंडीशन को हम बता सकते हैं ये एक पॉपुलेशन है। अच्छा कम्युनिटी भी लिखता हूँ यहाँ पे।
अब बताओ, यहाँ पे तुम ही बताओ, यहाँ पे क्या होगा? एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। तो एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन मतलब यहाँ पे स्पीसीज जो है वो डिफरेंट होगा क्या सेम होगा? तो मोर देन वन स्पीसीज होना चाहिए। डिफरेंट स्पीसीज, सेम ये पे ले लिया, ठीक है, लिख देता हूँ। डिफरेंट स्पीसीज प्रेजेंट इन ए certain geographical area is known as community। अब मैं एक बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अब बताओ कोई एक पॉपुलेशन पे और जो कम्युनिटी है, कहाँ पे म्यूटेशन होने का चांसेस मतलब चेंजेस होने का चांसेस ज्यादा है? अच्छा ठीक है, मैं बता रहा हूँ, कुछ कंडीशन बता रहा हूँ। मान लो एक पॉपुलेशन पे एक ही टाइप का स्पीसीज रहेगा, मान लो वहां पे जो रिसोर्स होगा, मान लो एक पर्टिकुलर स्पीसीज होगा तो उसका कोई ना कोई पर्टिकुलर फूड हैबिट होगा, तो उसके वजह से क्या होगा, वहां पे कंपटीशन उतना होगा क्या? कंपटीशन हो सकता है तब होगा जब रिसोर्स लिमिटेड होगा, इंडिविजुअल का नंबर ज्यादा होगा। सेम है, रिसोर्स सेम है, बट उसका जो क्वांटिटी है उसमें मैं चेंज करूंगा तो उसमें कंपटीशन हो सकता है, तो उसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन आ सकता है। बट कम्युनिटी के केस में भी देखोगे, यहाँ पे भी बहुत सारी मतलब प्रोबेबिलिटी आ सकता है। यहाँ पे मान लो फूड हैबिट हो गया, मान लो उसका जो जियोग्राफिकल कंडीशन है जहाँ पे प्रेजेंस होता है, उसका हर एक ऑर्गेनिज्म का अलग अलग ये क्राइटेरिया होता है। जैसे अभी रशिया पे जो लोग रहता है वो यहाँ पे आएगा तो उसको क्या लगेगा, मतलब जो वेदर का जो चेंजेस है, जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, तो उसमें भी चेंजेस होगा तो उस पर भी दिक्कत हो सकता है। तो फूड हैबिट हो गया, ये हो गया, और भी मतलब टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी की नेचुरल कैलमिटी, कुछ भी, ये सारी जो चेंजेस है वो हर एक रीजन के बेसिस पे एक्चुअल में उसका जो जियोग्राफिकल पोजीशन है, लोकेशन है, उसके बेसिस पे अलग अलग होता है। हाँ, जो एक्सटर्नल फैक्टर बता रहा हूँ, इंटरनल फैक्टर तो है, तो वो तो चेंजेस होगा। तो एक्सटर्नल एक्चुअल में बॉडी के अंदर जो इंटरनल फैक्टर है वो एक्सटर्नल फैक्टर के हिसाब से ही तो चेंज हो रहा है ना। जैसे देखोगे ह्यूमन जो है वार्म ब्लडेड एनिमल है, तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर फिक्स्ड है। हम क्या करते हैं, मतलब कुछ एनिमल होता है जैसे जो कुछ कोल्ड ब्लडेड एनिमल होता है, उनका बॉडी का टेम्परेचर देखोगे एनवायरनमेंट के साथ साथ उसका बॉडी का टेम्परेचर चेंजेस होता है। देखो बॉडी का टेम्परेचर हमको चेंज करने का जरूरत क्यों होता है कि मान लो हम हमेशा चाहते हैं कि हमारा बॉडी का टेम्परेचर हम फिक्स्ड क्यों रखते हैं, इसमें क्या फायदा है? इसलिए क्योंकि देखोगे हमारे बॉडी पे हर एक मूवमेंट पे कोई ना कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहा है, हर एक मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए कोई ना कोई एंजाइम पार्टिसिपेट करता है, और उस एंजाइम का जो एक्टिविटी है वो एक सर्टेन टेम्परेचर पे ही वो काम करता है। तो उससे ज्यादा होगा भी तो वो काम नहीं कर पाएगा, और कम होगा भी तो वो काम नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हमारे बॉडी का टेम्परेचर फिक्स्ड रहता है, इसलिए वो फायदा मिलता है हम लोगों को। ठीक है, इसके बीच में डिफरेंस पता हो गया? अब देखो, सर ने जिन पुल के बारे में बता दिया, नहीं जिन पुल के बारे में नहीं बताया ना। देखो जीन पूल क्या होता है, तो पॉपुलेशन पता हो गया, ये पता हो गया। जब भी हम पूल टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं वहां पे बहुत सारी चीजें आ जाता है। तो जीन पूल मतलब एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन के अंदर जितने भी इंडिविजुअल प्रेजेंस होगा, उसका जो टोटल जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगा उसको हम एक साथ बोलेंगे जीन पूल। क्लियर है? तो हम ये लिख सकते हैं,
टोटल जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट present in the individuals of a population। तो एक पॉपुलेशन के अंदर जितने भी इंडिविजुअल प्रेजेंस है उसका जो साम होगा, जो टोटल जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगा, उसको हम एक साथ बोल सकते हैं जीन पूल। और इस जीन पूल से ही डिसाइड होता है जीन का डाइवर्सिटी। इट डिसाइड द जेनेटिक डाइवर्सिटी। देखो जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या है। मान लो इस क्लास में कुछ, जब भी एग्जाम होता है, देखो कि जब रिजल्ट पब्लिश होता है तो वहाँ पे लोअर से लेकर हायर कैटेगरी तक उसके बीच में भी कुछ बच्चा प्रेजेंस होता है। मतलब जो नंबर आता है वो एक्चुअल में हर एक का अलग अलग होता है, कुछ सिमिलर भी हो सकता है, रिपीट भी हो सकता है। जिस ए के अंदर, मतलब जिस पॉपुलेशन के अंदर जितना ज्यादा डाइवर्सिटी होगा, डाइवर्सिटी कब बताएंगे हम कोई चीज को, जब बहुत सारी वहां पे वेरिएबिलिटी प्रेजेंस होगा तब हम उसको बोल सकते हैं ना डाइवर्सिटी। मान लो इस क्लास में 100 बच्चा है और 99 बच्चों का उसका फुल स्कोर आ रहा है, तो वहां पे वो डाइवर्सिटी मेंटेन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो जितना ज्यादा डाइवर्सिफाई होगा, एक तो पॉपुलेशन के लिए वो अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है। आप मान लो इंस्टीट्यूशन के रिस्पेक्ट के हिसाब से देखेंगे, 100 बच्चों से 99 बच्चों का वो फुल मार्क्स आ रहा है, वो तो इंस्टीट्यूशन के पर्सपेक्टिव पे अच्छा ही है। बट हो सकता है कि स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव पे देखा जाए जहाँ पे बहुत वेराइटी आ रहा है तो उसमें दिक्कत हो सकता है। मान लो एक टीचर पढ़ा रहा है, मैंडेटरी नहीं है ना, हर एक का जो आईक्यू लेवल है, मतलब ग्रास्पिंग करने का जो कैपेबिलिटी है वो तो एक जैसा नहीं है। अब टीचर मान लो ये सोचकर पढ़ा रहा है कि हाँ मैं जो डिलीवर कर रहा हूँ सबको समझ में आ रहा है, हो सकता है उस टाइम पे वो डर के भी नहीं बोल रहा है कि हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ बोल दिया, बाद में जाकर उसको लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। जब भी कोई चीज पढ़ाया जाता है ना, कोशिश करो कि मतलब बाहर का कोई ए के साथ, एनवायरनमेंट के साथ उसको रिलेट, मतलब रिलेट करने के लिए। और नहीं तो जो भी चीज, मतलब ऐसा मैंडेटरी नहीं है हमेशा जो टीचर एग्जांपल दे रहा है उस फॉर्म पे हमको याद करना है, खुद के फॉर्म पे भी याद कर सकते हो। इमेज के फॉर्म पे जितना ज्यादा याद करोगे तो उतना ही बेटर है। और मोबाइल से मैं बोल रहा हूँ जितना दूर रहोगे तो उतना ही बेटर है। मतलब ये जो रिश्ता है ना मोबाइल के साथ, वो बाकी रिलेशनशिप के ही तरह है। मतलब जितना तुम क्लोज जाओगे उतना ही तुम उससे, मतलब तुम्हारा जो टारगेट है उससे दूर जाओगे। उतना ही टाइम यूज करो जब टेस्ट दे रहे हो, कोई पढ़ाई का ये कर रहे हो, लेक्चर देख रहे हो, तो नेटवर्क ये बंद कर दो फिर जाकर। बट वो मेंटेन नहीं होता है, हमको भी पता है, हर किसी को मेंटेन नहीं होता है, बट मेंटेन करना पड़ेगा तब जाकर तुम्हारा जो भी टारगेट है वो अचीव हो पाएगा। कोशिश करो उसको मेंटेन करने के लिए। तो देखो, तो जीन पूल हो गया टोटल जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन द इंडिविजुअल ऑफ ए पॉपुलेशन। अब इसके साथ साथ देखो जीन फ्रीक्वेंसी क्या होता है। फ्रीक्वेंसी कैसे डिसाइडेड होता है? फ्रीक्वेंसी मैं बोल रहा हूँ कैसे डिसाइड करूंगा। मतलब मान लो मैं बोल रहा हूँ कि इस क्लास में कोई एग्जाम लिया था, मैं बोल रहा हूँ कि 50 स्कोर कितने बार आया है, तो ये हो जाए ना उसका फ्रीक्वेंसी कितने टाइम से आ रहा है। तो यहाँ पे हम जब जीन फ्रीक्वेंसी के बारे में मैं बता रहा हूँ, मान लो मैं कोई एक सर्टेन जीन के बारे में बता रहा हूँ, वो जो सर्टेन जीन है कोई एक पॉपुलेशन पे कितने इंडिविजुअल के अंदर वो प्रेजेंस है, वही हो जाएगा उसका जीन फ्रीक्वेंसी। तो हम ये लिख सकते हैं अपियरेंस ऑफ
of a particular gene in respect to total gene. In respect to total gene present in that individual. तो जीन फ्रीक्वेंसी के बारे में बताएंगे तो हम ऐसे बता सकते हैं अपीयरेंस ऑफ ए पर्टिकुलर जीन इन रेस्पेक्ट टू द टोटल जीन प्रेजेंट इन दैट इंडिविजुअल. हमें एलिलिक फ्रीक्वेंसी बताएंगे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं एलिलिक फ्रीक्वेंसी जो होगा अपीयरेंस ऑफ ए पर्टिकुलर एलिली इन रेस्पेक्ट टू द टोटल एलिलीज इन दैट जीन. जब हम एलिल के बारे में बताएंगे तो ये हम लिख सकते हैं अपीयरेंस ऑफ द पर्टिकुलर एलिली इन रेस्पेक्ट टू द टोटल एलिलीज ऑफ दैट जीन. कोई एक सर्टेन जीन के अंदर जितने भी टोटल एलिलीज प्रेजेंस है उनमें से कोई एक पर्टिकुलर एलिल कितने नंबर पे वो अपीयर हो रहा है तो वो हो जाएगा उसका फ्रीक्वेंसी. अब इस हिसाब से हम जीन फ्रीक्वेंसी के साथ साथ जेनोटाइप फ्रीक्वेंसी भी हम लिख सकते हैं. मतलब कोई भी एक पॉपुलेशन पे कोई एक सर्टेन जेनोटाइप मतलब कितने इंडिविजुअल के अंदर रिपीटेडली वो अपीयर हो रहा है वो हो जाएगा उसका जेनोटाइप फ्रीक्वेंसी. क्लियर है. तो हार्डविनबर्ग जो हम थ्योरी पढ़ते हैं हार्डविनबर्ग इक्विलिब्रियम ये दो साइंटिस्ट ने ये थ्योरी पोस्टुलेट किया था हार्डी और विनबर्ग. ठीक है. हाँ लिख सकते हैं ऐसा नहीं है कि लिख नहीं सकते वो भी लिख सकते हैं हम. मतलब जीन पूल को ना ये डेफिनेशन हम बहुत तरीके से हम लिख सकते हैं. ये तो यहाँ पे मतलब जनरल वे पे लिखा हूँ समझने के लिए मतलब जल्दी समझ में आ जाएगा. हाँ हम ऐसे भी लिख सकते हैं बट उस केस में हमको ये पता होना चाहिए कि अल्टीमेटली उसको जीन के फॉर्म पे लाना पड़ेगा. मतलब जितना भी तोड़कर मतलब कर सकते हो. जैसे मान लो मैं एक क्रोमोसोम बता रहा हूँ तो क्रोमोसोम के अंदर वहाँ पे डीएनए है डीएनए के अंदर जीन है जीन के अंदर हम जेनेटिक कोड है तो हम ऐसे हम तोड़कर हम बता सकते हैं कि इसके अंदर हमको वो क्लैरिटी होना चाहिए कि कौन सा चीज लेकर क्या बन रहा है. मतलब हमको न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर तक हमको पता होना चाहिए ऑर्डर पता होना चाहिए. क्या बताया जीन फ्रीक्वेंसी. अब देखो हार्डविनबर्ग इक्विलिब्रियम के बारे में. और इस चैप्टर से जितने भी न्यूमेरिकल आता है ना वो बहुत इजी टाइप का आता है. मतलब 12th लेवल पे उतना हार्ड टाइप का कुछ आता नहीं है. प्रैक्टिस करो कुछ क्वेश्चन सेट भी प्रैक्टिस करने के लिए दिया जाएगा. देखो अभी जितने भी मॉड्यूल मिल रहा है डीपीपी मिल रहा है उसको प्रैक्टिस कर लो. साथ में अभी मतलब हर एक चैप्टर का 100 क्वेश्चन दिया जाएगा. मतलब हर एक सब्जेक्ट पे देखोगे हर एक चैप्टर का एक डिफिकल्टी लेवल सेट करके 100 क्वेश्चन दिया जाएगा. जो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन डिफिकल्ट भी आएगा तो वो अटेम्प्ट हो जाए. कोशिश करना मेरे हिसाब से जितने भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन जहां से भी मिलता है जो भी रिसोर्स से मिलता है तुमको लगता है कि हाँ उसको प्रैक्टिस करना चाहिए कर लो. और स्टार्टिंग पे देखोगे क्योंकि पीडब्ल्यू का जो मॉड्यूल है वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन है जो एक्चुअल में एनसीईआरटी से बाहर है. तो कोशिश करो कि पहले एनसीईआरटी बेस्ड जितना क्वेश्चन मिल रहा है उसको अटेम्प्ट कर लो. साथ में उसको एक बार प्रैक्टिस कर लो बट उसके साथ साथ वहाँ पे जो जो एनसीईआरटी क्वेश्चन मिल रहे हैं उसको एक बार मार्किंग कर लो कि दोबारा रिविजन के टाइम पे वो ईजी रहे. देखो तो ये दो साइंटिस्ट मिलके ये थ्योरी दिया था. अब इक्विलिब्रियम हार्डविनबर्ग जो इक्विलिब्रियम के बारे में बता रहे हैं इक्विलिब्रियम मतलब इक्वल. तो यहाँ पे किस चीज का इक्विलिब्रियम के बारे में बता रहे हैं तो हार्डविनबर्ग
जो दो साइंटिस्ट था, इन्होंने जीन फ्रीक्वेंसी और जेनोटाइप फ्रीक्वेंसी के अंदर जो रिलेशनशिप है वो फाइंड आउट करने के लिए इन्होंने कोशिश किया, और उसके रेस्पॉन्स पे इन्होंने एक थ्योरी दिया जिसको बोला जाता है हार्डिनबर्ग इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम जब भी बता रहा हूं तो वहां पे एक जैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे देखोगे, सर ने ऑलरेडी पढ़ा दिया, पता होगा। तो यहाँ पे जो जीन फ्रीक्वेंसी है, जीन फ्रीक्वेंसी मैं बोल रहा हूँ कोई एक सर्टेन पॉपुलेशन के अंदर अकॉर्डिंग टू हार्डिनबर्ग बोला जा रहा है, इनका जो थ्योरी है वो कौन सा पॉपुलेशन पे काम करेगा, मतलब लार्ज सैंपल साइज पे क्या स्मॉल सैंपल साइज पे? लार्ज पॉपुलेशन पे इनका थ्योरी काम करेगा क्या स्मॉल पॉपुलेशन पे इनका थ्योरी काम करेगा? स्मॉल पॉपुलेशन पे चेंजेस होने का चांसेस फ्रीक्वेंट है। चेंजेस नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ, मतलब मान लो एक इंस्टीट्यूशन पे 4000 बच्चा पढ़ाई कर रहा है, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि इस साल मान लो 2000 के आसपास स्टूडेंट यहाँ पे है, और उनमें से मान लो 500 के आसपास बच्चों का 600 प्लस स्कोर हुआ कि नीट का जितना ये सिलेक्शन रेशियो था 650 के ऊपर वो स्कोर हुआ है। तो उसके वजह से जो इंस्टीट्यूशन का रेपुटेशन है वो तो गिर नहीं जाएगा ना, इसलिए क्योंकि जितना नंबर ऑफ स्टूडेंट था उसके रेस्पेक्ट पे जितना आया है वो सफिशियंट था। अब मान लो कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे मान लो 50 बच्चा है कि 100 बच्चा है, और उनमें से मान लो एक बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, तो उसका क्या उतना वैल्यू इंपॉर्टेंस होगा, मतलब बाहर पे दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा ना। एक्चुअल में इसलिए होता है कि मास लेवल पे जब कोई चीज प्रेजेंस होता है और उसके अंदर जो मॉडिफिकेशन होता है तो वो हमको दिखाई नहीं देता है उतना। मैं बोल रहा हूँ, मान लो मैं बोल रहा हूँ कोई स्टूडेंट डेली वो पढ़ाई देता है, मतलब जो भी वो रिस्पॉन्स करता है, वो किसी एक दिन वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं वो पढ़ाई नहीं कर रहा है। बट कोई बच्चा वो डेली मैं कोई चीज पूछ रहा हूँ बट वो रिस्पॉन्स बिल्कुल नहीं दे रहा है, तो वहां पे हमको समझ में आएगा ना वो बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहा है। तो इसलिए जब भी लार्ज सैंपल साइज पे चेंजेस होगा तो वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा, मतलब बाहर से दिखाई नहीं देगा, तो हमको लगेगा वो इक्विलिब्रियम कंडीशन मेंटेन है, मतलब जितना होना चाहिए था वो ठीक है, वो उतना चेंजेस होता ही है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि कोई एक लार्ज सैंपल साइज क्या लार्ज पॉपुलेशन, लार्ज इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन, तो जहां पे जो जीन फ्रीक्वेंसी है एक जनरेशन से लेकर नेक्स्ट जनरेशन तक वो स्टेबल रहता है, कोई चेंजेस नहीं होगा। जब कोई जीन फ्रीक्वेंसी एक जनरेशन से लेकर नेक्स्ट जनरेशन तक वो स्टेबल है, मतलब मान लो यहाँ पे भी जितना था उतना, मान लो मैं बोल रहा हूँ इस साल मान लो इस इंस्टीट्यूशन पे 2000 स्टूडेंट था, 500 बच्चों का मान लो 650 क्रॉस हुआ है, अगले साल भी मान लो ऐसा ही रेशियो आ रहा है, तो उसमें हमको क्या दिखाई देगा कि यहाँ पे ग्रोथ उतना अच्छा नहीं हो रहा है। तो इसलिए जब भी कोई चीज हमको लग रहा है कि लगातार बहुत जनरेशन पे, मतलब कोई भी जनरेशन से, मतलब जनरेशन आफ्टर जनरेशन मैं देख रहा हूँ कि जो जीन फ्रीक्वेंसी है उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, उसका मतलब वो जो पॉपुलेशन है वो इक्विलिब्रियम स्टेट पे है, कोई चेंजेस हो रहा है नहीं हो रहा है, और जितना भी मान लो स्मॉल लेवल पे चेंजेस हो रहा है वो हमको दिखाई भी नहीं दे रहा है। अब कब दिखाई देगा? जब कोई मेजर लेवल पे कोई चेंजेस होगा, दिखाई तब देगा ना जब मास लेवल पे होगा। जैसे ये का एनटीए का देखो ना, एनटीए का जब रिजल्ट पब्लिश हुआ पहले जो आया था एक्चुअल में मतलब वो 720 का तो कितना आया था, मतलब जिस टाइम पे पब्लिश हुआ था मैं बोल रहा हूँ, मेरे को भी एक्चुअली पब्लिश होने के 1 आवर के अंदर मतलब मेरे पास भी वो इन्फॉर्मेशन आ गया था, देख रहा था 618 मार्क्स आ रहा है, 619 मार्क्स आ रहा है, 718 और 719 मार्क्स आ रहा है, जो मार्क्स पॉसिबल नहीं है, उनके जो क्राइटेरिया है मार्किंग का उस हिसाब से पॉसिबल नहीं है। मैं बोल रहा हूँ उस टाइम पे उतना भी पता नहीं था क्या ये मतलब ये नंबर कैसे है। जब एनटीए को पूछा गया उन्होंने भी एक क्लैरिफिकेशन दे दिया कि सुप्रीम कोर्ट का एक क्लैट एग्जाम का जो ये था उसके रेस्पॉन्स के हिसाब से इसमें एक ग्रेस मार्क दिया गया, उस हिसाब से उस बच्चों का उतना मार्क्स आ गया। उस टाइम पे तो हमको ये भी लग रहा था कि हाँ ठीक है ग्रेस मार्क के बेसिस पे ये हम दे सकते हैं, बट बाद में जब बहुत सारी और भी चीजें आ गया कि ग्रेस मार्क दिया भी जा रहा है तो किसके बेसिस पे दिया जा रहा है, क्योंकि वहां पे मेन तो कॉन्सेप्ट आ गया था टाइम का।
तो कितना टाइम पे कितना दिया जा रहा है। तो और ऐसा तो नहीं है मतलब जिस बच्चों का देखोगे मतलब एक बच्चों का 636 आया था हरियाणा पे और उसको ग्रेस मार्क देकर 720 दिया गया। अब वो भी जो उसका जो साइन था मतलब स्टूडेंट का साइन और जो इन्विजिलेटर का साइन था उसमें 5 मिनट का ड्यूरेशन मतलब गैप था। एक्चुअल में उस सेंटर पे 5 मिनट का दिक्कत हुआ था। तो 5 मिनट के बेसिस पे क्या हम 84 मार्क्स हम दे सकते हैं और वो कितना करेक्ट होगा कितना गलत होगा हम मतलब कौन से फैक्टर के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे वो कितना स्पीड पे कर रहा है और कितना स्पीड पे नहीं कर रहा है। तो उस हिसाब से तो मतलब ऐसा हो जाएगा किसी बच्चों का मान लो वो बहुत पहले पेपर कंप्लीट हो गया तो उस बच्चों को तो 720 क्या उसका 900 भी क्रॉस हो जाएगा ग्रेस मार्क देंगे तो इसलिए बोल रहा हूँ जब भी कोई पॉपुलेशन पे मैं बोल रहा हूँ एक जनरेशन से लेकर नेक्स्ट जनरेशन पे जब स्मॉल लेवल पे कोई चेंजेस हो रहा है कि वहां पे वो हमको दिखाई नहीं दे रहा है। अब उनके हिसाब से तो हार्डिनबर्ग के हिसाब से तो वहां पे कोई इवोल्यूशन होगा क्या चेंजेस नहीं हो रहा है मतलब हमको कोई भी चीज पता नहीं चलेगा कुछ नया करेक्टर आएगा तो तब जाकर हमको पता लगेगा ना। और एक बेसिक डिफरेंस मैं पूछ रहा हूँ म्यूटेशन एडेप्टेशन और इवोल्यूशन इनके बीच में किसी को डिफरेंस पता है। म्यूटेशन एडेप्टेशन इवोल्यूशन तीनों टर्मिनोलॉजी मतलब सुनकर लगेगा हाँ एक जैसा ही है ऑलमोस्ट बट इनके बीच में भी डिफरेंस होता है। देखो म्यूटेशन मेनली बोला जाता है जो सेलुलर लेवल पे जो चेंजेस होता है मतलब सेल लेवल पे जो चेंजेस होता है उसको बोला जाता है मेनली म्यूटेशन। हाँ जीन के अंदर हो सकता है कि कोई एक सर्टेन वो एक्सटर्नल फैक्टर के वजह से भी हो सकता है इंटरनल कोई फैक्टर के वजह से भी चेंजेस हो सकता है। तो वो जो चेंजेस होगा तो उसको हम बोल सकते हैं मतलब सेलुलर लेवल तक होगा तो हम उसको म्यूटेशन बोल सकते हैं। एडेप्टेशन क्या होता है जब हमारे अकॉर्डिंग कोई एनवायरनमेंट प्रेजेंस नहीं होता है हम उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट पे अडाप्ट होने के लिए कोशिश करते हैं। मान लो मैं बोल रहा हूँ कोई बच्चा पढ़ा रहा हूँ इधर हो सकता है वो समझ नहीं पा रहा है बट धीरे धीरे मान लो कुछ क्लास करने के बाद उसको समझ में आ रहा है मतलब वो कोशिश कर रहा है कि उस एनवायरनमेंट के साथ वो खुद को मॉडिफाई कर ले अडेप्ट हो जाए। जो इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है ना लॉन्ग टर्म पे जब कोई अडेप्टेशन होता है और वो जाकर कोई एक नया करेक्टर मतलब न्यू करेक्टर वो बन जाता है तब वो होता है इवोल्यूशन। मैं बोल रहा हूँ मान लो एक सर्टेन पॉपुलेशन पे मतलब आज के डेट में मान लो हमारा जो आई है वो वेंट्रल पोजीशन पे बॉडी के सामने की तरफ प्रेजेंस होता है। मैं बोल रहा हूँ एक सर्टेन पॉपुलेशन मान लो मैं बोल रहा हूँ मान लो एक दिन ऐसा देखा गया कि एक इंडिविजुअल का पीछे की तरफ भी आई आ रहा है सपोज मैं बोल रहा हूँ तो उसमें तो हमको पहले लगेगा ये कैसे हो सकता है चेंजेस तो हुआ है म्यूटेशन तो हुआ है जिसके वजह से वो पीछे की तरफ आया। तो मान लो एक के बाद और भी कुछ इंडिविजुअल पे वो दिखा गया मान लो 10 क्या वो 100 इंडिविजुअल पे देखा गया। मान लो वहाँ पे जो पॉपुलेशन था वो 1 लाख था मैं बोल रहा हूँ स्टार्टिंग पे एक को दिखा गया था फिर 100 से 1000 मान लो वहाँ पे ऐसा एक फ्रीक्वेंसी आ गया मान लो वहाँ पे 20,000 के आसपास वो सेम कैरेक्टर विजिबल हो रहा है। इसका मतलब हम वहां पे बोल सकते हैं वहां पे इवोल्यूशन हुआ है मतलब एक न्यू कैरेक्टरिस्टिक लॉन्ग टर्म पे अडेप्टेड होते होते वो परमानेंट हो गया। देखोगे जो शॉर्ट हाइट जिराफ से जब लॉन्ग हाइट जो जिराफ का जो इवोल्यूशन है वो भी तो सेम कॉन्सेप्ट है ना मतलब एक सर्टेन टाइम के बाद वो फिक्स्ड हो गया उसके बाद शॉर्ट हाइट जिराफ का और इवॉल्व नहीं हुआ तब हम जाकर उस चीज को बोल सकते हैं इवोल्यूशन। अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे भी वही बोल रहा हूँ तो हार्डिन का जो कॉन्सेप्ट है तो इस केस में जीन फ्रीक्वेंसी और जेनोटाइप फ्रीक्वेंसी के बीच में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है मतलब वहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन मेंटेन है। तो क्या वहाँ पे इवोल्यूशन हो सकता है नहीं होगा। तो हार्डिन का जो इक्विलिब्रियम है तो अच्छा मैं इक्विलिब्रियम के बारे में नहीं लिख रहा हूँ सर ने ऑलरेडी बता दिया तो यहाँ पे इवोल्यूशन नहीं हो सकता है। तो इवोल्यूशन होने के लिए क्या क्या चाहिए कि वहाँ पे इवोल्यूशन हो सकता है कुछ ना कुछ तो चेंज करना पड़ेगा ना वहाँ पे चेंज करने के लिए मतलब इवोल्यूशन होने के लिए। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ फैक्टर के बारे में इन्होंने बताया उस फैक्टर के बारे में मैं लिख रहा हूँ उनमें से एक था जीन फ्लो या इसको हम जीन माइग्रेशन बोल सकते हैं। सेकेंड है
तो इन्होंने 5 फैक्टर के बारे में बताया था, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, और क्या था, नेचुरल सिलेक्शन, और क्या था, जेनेटिक। देखो आज मैं इस चीज के बारे में मैं बताऊंगा कि हार्डिनबर्ग का जो लॉ है वो किस लिए एक्चुअल में मतलब कब चेंज हो सकता है, मतलब कब वो अप्लाई नहीं हो सकता, उसका जो फॉर्मूला है वो कब अप्लाई नहीं हो सकता है। तो एक कुछ सर्टेन फैक्टर कोई एक पॉपुलेशन क्या कम्युनिटी के अंदर वो अप्लाई होगा, तब उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन पे चेंजेस आ सकता है, मतलब उस पर्टिकुलर कम्युनिटी पे चेंजेस आ सकता है। अब यहाँ पे देखो जीन फ्लो क्या होता है, क्या जीन माइग्रेशन क्या होता है, तो एक के बारे में मैं बता रहा हूँ। तो जीन का माइग्रेशन कैसा होता है, माइग्रेशन का टर्मिनोलॉजी तो पता है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। तो जीन कैसे जाता है, एरोप्लेन पे जाता है क्या, नहीं जाता है ना। तो यहाँ पे जो जीन का माइग्रेशन जो है, क्या जो फ्लो है, फ्लो भी मतलब वो सिमिलर टाइप का टर्मिनोलॉजी आता है, मतलब वो कॉन्टिन्यूसली वो चेंज हो रहा है, फ्लो मतलब कॉन्टिन्यूसली वो कोई ना कोई चेंजेस हो रहा है। अब देखो जैसे मान लो कोई भी फैक्टर हो सकता है, वो चाहे कोई नेचुरल फैक्टर भी हो सकता है और कोई आर्टिफिशियल कोई फैक्टर भी हो सकता है। देखोगे इसका जब बिग बैंग थ्योरी सर बताएंगे तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे कुछ थ्योरी मतलब कैसे एक्चुअल में जो ह्यूमन का इवॉल्व हुआ है कि बाकी ऑर्गेनिज्म का कैसे इवॉल्व हुआ है, तो उस थ्योरी के साथ साथ सर बताएंगे, तो वहाँ पे तुमको पता चल जाएगा कि कैसे एक्चुअल में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में सुना है जियोग्राफी पे एक्चुअली, क्योंकि जो उसका जो थ्योरी है पेंजेसिया जो थ्योरी है वहाँ पे बोला गया था कि एक टाइम पे जो अर्थ का आज के डेट में जितने भी हम कंट्री देखते हैं वो सारी कंट्री एक्चुअल में वो एक साथ था। तो एक ड्रिफ्ट के वजह से, ड्रिफ्ट मतलब मान लो बीच में कोई ओशियन आ गया कि और कुछ फैक्टर आ गया कि मान लो वहाँ पे अर्थ क्विक हो गया, तो उसके वजह से वहाँ पे कुछ एक सर्टेन एरिया वो एक एरिया से जो मार्स था वो अलग हो गया। तो उसके वजह से क्या होगा, जब भी कोई एरिया फ्रेगमेंटेड हो रहा है, अलग हो रहा है, तो उसके साथ साथ वहां पे जितने भी ऑर्गेनिज्म था वो भी अलग हो गया, उसका जो मेन पॉपुलेशन था वहां से अलग हो गया। तो उसके वजह से एक तो ये हुआ उसका जो प्रीवियस क्लाइमेटिक कंडीशन था मान लो वो भी चेंज हो गया, नया कोई पॉपुलेशन पे आ गया, तो जिसके वजह से एक तो उसको नया पॉपुलेशन पे अडाप्ट होने के लिए उसके अंदर कोई चेंजेस लाना पड़ेगा, और साथ में उसके बॉडी के अंदर मतलब जीन फ्रीक्वेंसी है वो भी चेंजेस होगा। तो जब कोई एक पॉपुलेशन मान लो, एक मैं इंस्टीट्यूशन के रेस्पेक्ट पे एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लो यहाँ पे आसपास एलएन भी है, पीडब्ल्यू भी है और बाकी इंस्टीट्यूशन पे भी है। अब कोई बच्चा एडमिशन लिया वो सब जगह पे टेस्ट कर रहा है, यहाँ पे एक मंथ वहाँ पे एक मंथ घूम फिर के मान लो आप फिर से वो सेम इंस्टीट्यूशन पे जहाँ पे फर्स्ट एडमिशन लिया था वो वापस वहाँ पे आ रहा है, कि मान लो दो इंस्टीट्यूशन में मान लेता हूँ कि पीडब्ल्यू और एलएन है। मान लो मैं बोल रहा हूँ यहाँ से मास लेवल पे, मास लेवल पे एक दो नहीं, मान लो 2000 स्टूडेंट था, मान लो 1000 स्टूडेंट एक साथ मूव कर गया दूसरा कोई इंस्टीट्यूशन पे, एक साथ 1000 स्टूडेंट मतलब टोटल स्टूडेंट है मान लो 2000, एग्जांपल ले रहा हूँ ऐसा मत बताना कि, तो 1000 के आसपास स्टूडेंट मान लो मूव कर गया, तो उसके वजह से देखो दो जगह पे ही इफेक्ट पड़ेगा, ऐसा नहीं कि एक जगह पे ये चेंजेस आएगा। मान लो जिस इंस्टीट्यूशन पे गया है, मान लो मैं पीडब्ल्यू पे आ रहा है यही बता दूं कि एलिन से मान लो पीडब्ल्यू पे आ रहा है, अब यहाँ पे एक साथ जब इतने बच्चा एडमिशन लेगा, एक जो फर्स्ट डिफिकल्टी जो आएगा, मान लो रूम का एकोमोडेशन का चेंजेस हो सकता है कि उतना बच्चों को यहाँ पे पढ़ाने के लिए ये नहीं है, एकोमोडेशन नहीं है, क्लासरूम नहीं है। सेकंड चेंजेस हो सकता है कि हो सकता है उतना स्टाफ अवेलेबल नहीं है,
उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, तो जल्दी हायरिंग करना पड़ेगा। तो और भी जो मान लो ये कुछ मान लो दो बेसिक जो ये क्राइटेरिया मैं बोल रहा हूँ वो चाहिए होगा। तो उसके वजह से देखो वहाँ पे क्या दिक्कत होगा, जहाँ से आया था एक तो वहाँ पे टीचर को फायरिंग करना पड़ेगा, साथ में वहाँ पे जितने वो ये लेकर रखा था मान लो रेंट पे लेकर ये पढ़ाया था, तो उसको कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाएगा, उतना उसको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो जब भी कोई जीन पॉपुलेशन क्या जीन फ्लो क्या जीन माइग्रेशन के बारे में मैं बता रहा हूँ, जब भी कोई क्योंकि यहाँ पे जो जीन का मूवमेंट जो बता रहा हूँ वो इंडिविजुअल के मूवमेंट के साथ ही है, मतलब कोई एक सर्टेन इंडिविजुअल क्या पॉपुलेशन नंबर ऑफ इंडिविजुअल जब एक पर्टिकुलर लोकेशन से दूसरा कोई लोकेशन पे वो मूव कर रहा है क्या माइग्रेट कर रहा है, उसके वजह से जहां से उसका जो पेरेंटल पॉपुलेशन है वहां पे भी इंपैक्ट आ रहा है और जहां पे जा रहा है वहां पे भी इंपैक्ट आ रहा है। तो ये जो फ्लो है इसी को ही बोला जाता है जीन फ्लो। क्लियर है क्या, जीन का माइग्रेशन। अब ये जो जीन फ्लो है ना ये दो टाइप का हो सकता है। एक तो ये हो सकता है इमिग्रेशन, और एक हो सकता है इमिग्रेशन। पता है किसी को ये टर्मिनोलॉजी के बीच में डिफरेंस क्या है? इमिग्रेशन और इमिग्रेशन, इस टर्मिनोलॉजी के बीच में डिफरेंस पता है किसी को? देखो इमिग्रेशन का मतलब होता है कोई एक लोकेशन से जब आ रहा है कोई इंडिविजुअल नंबर ऑफ इंडिविजुअल, जब जैसे मान लो इंडिया और अमेरिका में दो कंट्री का नाम ले लेता हूँ कि मान लो बहुत सारे इंडिविजुअल जो अमेरिका पे रहता था वो मान लो किसी एक रीजन की वजह से वो इंडिया आ रहा है, मास लेवल पे इंडिया पे आ रहा है, तो वो हो जाएगा क्योंकि वो एक टाइम पे मान लो इंडिया का ही ये था पार्ट था, मतलब मान लो जो जितने भी इंडिविजुअल मान लो वहाँ पे रहता है इंडियन ओरिजिन का है बट वो अमेरिका पे रहता था बट वो इंडिया पे आ रहा है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इमिग्रेशन। जिसके पास आ रहा है वो इमिग्रेशन, जब कोई एक पेरेंटल पॉपुलेशन से जा रहा है तो वो हो जाएगा इमिग्रेशन। हमेशा ये आ रहा है मतलब एग्जिट, जा रहा है बाहर जा रहा है, और ये अंदर आ रहा है पॉपुलेशन के अंदर आ रहा है। अब बताओ कोई एक पर्टिकुलर पेरेंटल पॉपुलेशन से जब नंबर ऑफ इंडिविजुअल मास लेवल पे एक जगह से दूसरी कोई जगह पे मूव कर जाएगा, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे वहां पे जीन फ्रीक्वेंसी उसका जो पेरेंटल पॉपुलेशन है वहां पे चेंजेस होगा कि नहीं होगा? होगा। तो जीन फ्रीक्वेंसी पे जब चेंजेस होगा उसका जो एलील फ्रीक्वेंसी है उस पर भी इंपैक्ट आएगा, क्योंकि इसलिए क्योंकि हर एक पॉपुलेशन के अंदर कोई ना कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे म्यूटेशन तो हो रहा है, क्योंकि जितने भी सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर थ्रू द मियोसिस उनके बॉडी पे कोई ना कोई चेंजेस हो रहे हैं। अब जैसे वहां पे जीन फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा, जैसे मैं बोल रहा हूं मान लो एलिन से बच्चा मूव करके यहाँ पे आ गया, अब वहां पे मान लो जितने बच्चा आ गया एक्चुअल में जिनका रिजल्ट अच्छा था स्कोर अच्छा था वही बच्चा यहाँ पे आ गया, तो उसके वजह से उसको इम्पैक्ट पड़ेगा ना, क्योंकि एक तो वो भी नहीं दिखा पाएगा। मान लो मैं बोल रहा हूँ वहां पे 10,000 के आसपास स्टूडेंट था बट वो उतना नहीं दिखा पाएगा क्योंकि 8,000 स्टूडेंट लेकर भी वो उतना परफेक्ट स्कोर नहीं दिखा पाएगा, जहां पे एक कम मतलब स्टूडेंट नंबर लेकर भी वो अच्छा स्कोर दिखा सकता है। तो इसलिए देखोगे तो इमिग्रेशन की वजह से जो पेरेंटल पॉपुलेशन है वहां पे जो जीन फ्रीक्वेंसी है उस पर चेंजेस आएगा, उस पर चेंजेस आ रहे हैं, मतलब मैं बोल सकता हूं कि जो हार्डिनबर्ग का जो इक्विलिब्रियम लॉ वो अप्लाई नहीं होगा तब। इमिग्रेशन देखो, अच्छा सॉरी इमिग्रेशन के केस में तो बाहर से आ रहा था, तो बाहर से आने के बाद क्या होगा, जिस पॉपुलेशन पे वो आएगा वहां पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल बढ़ जाएगा, जिसके वजह से भी वहां पे एलील फ्रीक्वेंसी का चेंजेस होगा, तो वो भी ससेप्टेबल नहीं है क्योंकि हार्डिनबर्ग के जो अकॉर्डिंग है वहां पे कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए था बट वहां पे चेंजेस हो रहा है, इसलिए हुआ। मास लेवल पे चेंजेस हुआ इसलिए हुआ ना, स्मॉल लेवल पे स्मॉल स्केल पे होता तो उतना दिखाई नहीं देता, विजिबल नहीं होता। तो ये हो गया इमिग्रेशन और इमिग्रेशन, जिसके वजह से जीन फ्लो या जीन माइग्रेशन हो रहा है, जिसके वजह से वहां पे जो पॉपुलेशन है उसमें चेंजेस आ रहा है। क्लियर है? इसको लिख देना है क्या?
ठीक है, मैं शॉर्ट वर्ड पे लिख देता हूँ। लिख लोगे ना? ठीक है, अच्छा ठीक है, ठीक है, नंबर ऑफ तो हम ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हो। मार्च विद देयर पेरेंटल पॉपुलेशन। हम ऐसे if a number of individual move from a parental population to parental population to other population because of natural or any artificial reason, natural or any factor, ठीक है, any factor act upon it। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आया ना? अब इसके बाद देखो जीन फ्लो हो गया। अच्छा, म्यूटेशन थोड़ा बड़ा होगा, ये थोड़ा बाद में पढ़ा रहा हूँ। म्यूटेशन के बाद जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन था। ठीक है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन पहले बता देता हूँ। देखो, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन मतलब अगेन वो कॉम्बाइंड हो रहा है। तो रिकॉम्बिनेशन कब होता है? सेक्सुअल रिप्रोड्यूस जो होता है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे जब गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे जो मियोसिस डिवीजन होता है, तो उसके थ्रू वहाँ पे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। वो भी पर्टिकुलरली हम फेज के हिसाब से बताएंगे। तो मियोसिस 1 का जो प्रोफेज होता है, प्रोफेज 1, हाँ, प्रोफेज के अंदर एक्चुअल में कौन सा स्टेज पे जाकर ये होता है? डिप्लोटिन पे नहीं, डिप्लोटिन पे नहीं। देखो वहाँ पे कौन कौन सा फेज है? लेप्टोडिन, जाइगोटिन, पैगाइटिन, डिप्लोडिन, डायकाइनेसिस। तो लेप्टोडिन स्टेज पे देखोगे वो आता है, मतलब माला के तरफ पुती, वहाँ पे लेप्टोडिन, जाइगोटिन, पैगाइटिन पे जाकर रिकॉम्बिनेशन होगा। अब देखो, तो जैसे ही वो रिकॉम्बाइंड होगा, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जब वहाँ पे रिकॉम्बाइंड होगा, देखो वो आराम से नींद ले रहा है, तो उठा दो बेटा, सुन लो, कुछ काम पे भी आएगा। तो यहाँ पे देखोगे जो जीन है, जो गैमेट के अंदर जो क्रोमोसोम का सेट है, तो वहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर है उसके अंदर जो चेंजेस आ रहा है, उस चेंजेस के वजह से भी उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल पे इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि वो चेंजेस होने के वजह से उसका जो जीन फ्रीक्वेंसी है उस पर चेंजेस आएगा।
जीन फ्रीक्वेंसी के साथ साथ उसका जेनोटाइप फ्रीक्वेंसी पे चेंजेस आएगा। अल्टीमेटली वो जो इफेक्ट है उस पॉपुलेशन पे क्या पहले तो इंडिविजुअल लेवल पे दिखाई देगा, उसके बाद वो पॉपुलेशन लेवल पे और पॉपुलेशन के बाद कम्युनिटी लेवल पे वो चेंजेस दिखाई देगा। और जब ये चीजें दिखाई देगा उसका मतलब एक्चुअल में वहां पे कोई ना कोई जो न्यू कैरेक्टर है वो आने का चांसेस ज्यादा हो जाएगा। और न्यू कैरेक्टर आएगा तो हम ये बोल सकते हैं कि वहां पे जो हार्डिनबर्ग इक्विलिब्रियम लॉ है वहां पे फुलफिल नहीं हो रहा है, मतलब कोई मतलब जो जेनेटिक इक्विलिब्रियम है वो मेंटेन नहीं हो रहा है। अच्छा, ड्यू टू चेंजेस इन जीन फ्रीक्वेंसी and genotype frequency because of gene recombination during meiosis of during gametogenesis of meiotic during meiosis, ठीक है meiosis लिख दिया तो that result in the change in gene frequency, क्या हम बोल सकते हैं that changes in the gene pool of a population। ए अभी बात मत करो, टाइम है अभी भी 15 मिनट टाइम है। अच्छा बता रहा हूँ, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और वेरिएशन के बीच में मैं डिफरेंस बता रहा हूँ। देखो जो वेरिएशन है उसके वजह से भी चेंजेस होता है, उसके वजह से भी जो हार्डिनबर्ग लॉ है वो भी फॉलो नहीं होता है। हम वेरिएशन कब बताएंगे, जब दो सेम इंडिविजुअल के अंदर जब चेंजेस दिखाई देगा उसको हम बताएंगे वेरिएशन। मैं बोल रहा हूँ मतलब मान लो दोनों एक ही क्लास पे है, मान लो उनके मॉर्फोलॉजिकल कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बीच में चेंजेस है, उसका मान लो जो मेरिट के बेसिस पे चेंजेस है, उसका हाइट है, एज है, कि और भी बहुत सारे फैक्टर है जिसके वजह से मैं एक इंडिविजुअल को और किसी इंडिविजुअल से मैं डिफ्रेंशिएट कर पा रहा हूँ। इसका मतलब दोनों के अंदर कुछ ना कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक है जो वेरी कर रहा है एक से लेकर और दूसरे तक। तो उसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि जब सेम पॉपुलेशन मतलब सेम स्पीसीज का डिफरेंट इंडिविजुअल के अंदर जो चेंजेस है उसको हम बता सकते हैं वेरिएशन। रिकॉम्बिनेशन कब बता रहा हूं, रिकॉम्बिनेशन ये इसके वजह से वो वेरिएशन आ सकता है। मैं बोल रहा हूँ रिकॉम्बिनेशन एक प्रोसेस है जिसके वजह से वो वेरिएशन दिखाई देगा, क्योंकि मान लो रिकॉम्बिनेशन के टाइम पे यहाँ पे जब गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा था वहां पे जब क्रॉसिंग ओवर हुआ, क्रॉसिंग ओवर के वजह से वहां पे कोई ना कोई मान लो जेनेटिक कैरेक्टर के उसका जो जीन सीक्वेंस है उस पर चेंजेस है। जो फ्रेम है जो जेनेटिक कोड के बारे में म्यूटेशन का टाइप बताऊंगा, आज शायद टाइम नहीं हो पाएगा। तो उसमें जब जो जीन का जो जब भी मान लो हमारे बॉडी के अंदर जो कोई भी कैरेक्टरिस्टिक है वो एक्चुअल में प्रोटीन के फॉर्म पे एक्चुअल में एक्सप्रेस हो रहा है बोला जाए तो उसका जो सीक्वेंस है उस पर्टिकुलर फ्रेम पे जब कोई भी एक फ्रेम पे चेंजेस होगा, मैं सपोज मैं लिख रहा हूं मान लो
बात मत करो। देखो मैं बोल रहा हूँ, मान लो कोई एक सर्टेन डीएनए का सीक्वेंस था जहाँ पे जो जीन सीक्वेंस था तो ये ऐसे अरेंज था। अब मान लो मैं इस पर्टिकुलर एरिया पे यहाँ पे बाहर से कोई एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस मैं यहाँ पे जोड़ रहा हूँ। मान लो मैं कोई प्यूरिन या पिरिमिडिन बेस पेयर मैं बाहर से इस एरिया पे आकर मैं ऐड कर रहा हूँ। मान लो मैंने यहाँ पे आकर मैं मान लो ये ऐड कर दिया, ये बाहर से मान लो मैंने एडिशन किया कोई एक न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर को, तो उसके वजह से क्या होगा, देखो पहले जो फ्रेम था इसका वो एक्चुअल में जो जेनेटिक कोड का जो ये देखोगे पहले ए टी जी के अंदर फ्रेम था, ए जेनेटिक कोड, ऐसे देखोगे ए टी जी सी ए टी, और इसके बाद यहाँ पे और भी लिखना पड़ेगा जी सी की, उसके बाद में जो भी होगा। तो अब देखो जैसे यहाँ पे एडिशन हुआ है तो एडिशन के वजह से क्या होगा, यहाँ पे इसके बाद जो एक्चुअल में जेनेटिक कोड होगा ए टी ए, इसके वजह से क्या होगा, जेनेटिक कोड चेंजेस हो जाएगा, उसका एमिनो एसिड चेंजेस हो जाएगा, और एमिनो एसिड चेंजेस हो जाएगा तो एक्चुअल में जो प्रोटीन है वो भी चेंजेस हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जो पूरा सीक्वेंस था वो पूरा चेंज हो जाएगा ना, तो उसके वजह से अल्टीमेटली क्या हो सकता है, उसके बॉडी पे चेंजेस हो सकता है। तो ये किस टाइम पे हो रहा है, वो एक्चुअल में क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे ये चेंजेस आ सकता है। तो उसके वजह से क्या होगा, अल्टीमेटली जो इफेक्ट होगा पहले तो जीन लेवल पे चेंज होगा और उसके बाद उसका जो फेनोटाइप कैरेक्टरिस्टिक है उसमें चेंजेस आएगा जो हमको दिखाई देता है। और कौन कौन सा था, जेनेटिक ड्रिफ्ट, पता। अच्छा लीक, देखो एक तो ये हैबिट कर लो कि जब भी कोई चीज पढ़ाया जाता है वहां पे इसको कंप्लीट कर लो, क्या होगा ना घर पे जाकर एक तो एक्स्ट्रा टाइम जाएगा इसके चक्कर में, तो लीक लेना ही चाहिए क्योंकि जितना देखो ऐसा तो नहीं है कि कोई बच्चों का मान लो नेट का एग्जाम एक साल पे नहीं हो रहा है, 2 साल पे नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है ना कि वो एक साल जो नोट बनाया था वो हर एक साल के लिए वो अप्लाई हो रहा है। क्योंकि जितना टाइम लिखोगी ना उतना टाइम देखोगी तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा और कुछ नया कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिलेगा, हो सकता है कुछ तुम्हारे पास पहले से कुछ इन्फॉर्मेशन वो ऐड था, एक तो वहां पे ऐड ऑन कर सकते हो और नहीं तो मेरे हिसाब से नया बना लो, उसके साथ कंपेयर करके जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगा वो पढ़ लो। देखो जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, देखो अभी कुछ टाइम पहले मैंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में बता रहा था, आइसोलेट होना, तो यहाँ पे भी देखो जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है मतलब जीन लेवल पे जाकर कोई एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन पे जब उसका जीन फ्रीक्वेंसी क्या जेनोटाइप फ्रीक्वेंसी पे जब चेंजेस हो रहा है और उस चेंजेस के वजह से उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन के अंदर जो पर्टिकुलर कुछ फीचर्स था, मान लो वहाँ पे फीचर्स मतलब कोई भी इकोलॉजिकल फीचर्स के रेस्पेक्ट पे भी देख सकते हो कि वहाँ पे जो बैलेंसिंग करेक्टर था वो मेंटेन नहीं हो पा रहा है, मतलब मान लो वहाँ पे जो फूड चेन है जो फूड वेब है उस पर चेंजेस हो रहा है, क्योंकि जो कोई एक पॉपुलेशन है देखोगे जो फूड चेन के केस में जब हम बता रहे हैं तो हर एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो इंटरडिपेंडेंट होता है और किसी ऑर्गेनिज्म पे, क्योंकि हम तो हेट्रोटॉपिक ऑर्गेनिज्म है तो इसलिए हमको और किसी से डिपेंडेंट होना पड़ेगा, तो वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म नहीं रहेगा तो हमारा एग्जिस्टेंस भी खत्म हो जाएगा। तो इसलिए देखोगे जब कोई एक पॉपुलेशन सडनली क्या मतलब ऐसा चेंजेस जो क्विकली होता है रैंडमली और सडनली जो चेंजेस हो रहा है, मतलब देखो कि जनरली जो इवोल्यूशन होता है ना वहां पे बोला जाता है कोई एक कैरेक्टर मान लो हर एक पॉपुलेशन पे उसका लिटिल बिट चेंजेस हो रहा है
एक टाइम के बाद इतने ज्यादा एक्मुलेट हो गया, उसके बाद वो मतलब जो नया करेक्टर है वो दिखाई दिया। तो इस केस में यहाँ पे ये नहीं बोला जा रहा है कि वो लॉन्ग टर्म के बाद वो चेंजेस हुआ। जेनेटिक ड्रिफ्ट के केस में क्या है, यहाँ पे चेंजेस तो हो रहा है बट इमीडिएटली हो रहा है। किसके वजह से, जैसे मान लो कोई नेचुरल फेनोमेना है, जैसे मैं बोल रहा हूँ अर्थक्वेक हुआ, अर्थक्वेक की वजह से मान लो जहाँ पे मान लो कि रिक्टर स्केल पे उसका लेवल अच्छा था, जिसकी वजह से बहुत सारी पॉपुलेशन का डेथ हो गया एक कंट्री पे, तो उसके वजह से क्या होगा, नंबर ऑफ पॉपुलेशन पे इंपैक्ट आएगा, उसका जो भी एक कंट्री का जो भी एक्टिविटी होता है तो वहां पे दिक्कत आएगा, तो उसके वजह से वो बहुत सारी चीजें वो ऑपरेट नहीं कर पाएगा, तो उसके वजह से अल्टीमेटली उस कंट्री के ऊपर वो इफेक्ट दिखाई देगा। एक तो नेचुरल कोई रीजन की वजह से हो सकता है, और कुछ हो सकता है और कोई पर्टिकुलर रीजन मान लो जिसके वजह से वो मैनमेड कोई रीजन भी हो सकता है, कि और कोई रीजन हो सकता है, जैसे मैं एलिन और पीडब्ल्यू का एग्जांपल लिया था, मान लो कोई एक टीचर शिफ्ट किया और उसके वजह से मान लो बहुत सारे बच्चा एक जगह से दूसरी कोई कोचिंग इंस्टीट्यूशन पे शिफ्ट कर गया, उसके वजह से भी मान लो, तो यहाँ पे तो हम ये लिख सकते हैं ए सडन और रैंडम चेंज in a population can cause changes in their gene frequency and genotype frequency, या in their gene pool। क्योंकि अल्टीमेटली तो जीन पूल का ही कॉन्सेप्ट आएगा, तो जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है उसमें चेंजेस आएगा, मतलब कोई एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन पे जब सडन क्या रैंडम चेंज हो रहा है, उसके वजह से उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन पे जीन फ्रीक्वेंसी या जेनोटाइप फ्रीक्वेंसी पे चेंजेस आ रहे हैं, उसके वजह से उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन पे कोई चेंजेस दिखाई दे रहा है, तो उस कंडीशन को बोला जाएगा जेनेटिक ड्रिफ्ट। अब जेनेटिक ड्रिफ्ट का दो टाइप होता है, मतलब एनसीटी बुक पे तो उतना मेंशन भी नहीं है एक्चुअली। एक तो पॉपुलेशन बॉटलनेक, दूसरा होता है, और एक क्या होता है, भूल जा रहा हूँ, पॉपुलेशन बॉटलनेक और फाउंडर इफेक्ट। देखो पॉपुलेशन बॉटलनेक इफेक्ट और फाउंडर इफेक्ट के बीच में क्या डिफरेंस है, वो डिफरेंस बता दे रहा हूँ, नहीं लिखूंगा अभी तो, अच्छा 656 हो गया, अच्छा ठीक है, इनके बीच में जो बेसिक डिफरेंस है वो बता देता हूँ। देखो फाउंडर इफेक्ट के केस में क्या होगा, कोई एक पेरेंटल पॉपुलेशन जो एक टाइम पे कोई एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया पे वो एग्जिस्ट करता था, कोई एक सर्टेन रीजन के वजह से वहां पे कुछ इंडिविजुअल आइसोलेट होकर कोई एक न्यू पॉपुलेशन पे वो माइग्रेट कर गया। मैं बोल रहा हूँ कोई एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे कुछ सर्टेन इंडिविजुअल था, कोई एक पर्टिकुलर रीजन के वजह से वो आइसोलेट होकर उसका जो पेरेंटल पॉपुलेशन था वो माइग्रेट करके दूसरा कोई एरिया पे वो चला गया। तो उस केस में क्या होता है कि कभी कभी उसका जो पेरेंटल पॉपुलेशन है वहां पे ऑब्वियसली जीन फ्रीक्वेंसी पे चेंजेस होगा, और वो जो पॉपुलेशन जो मान लो जैसे देखोगे ये एक इजराइल के बारे में मतलब हिस्ट्री पढ़ोगे ना, थोड़ा यहूदी के बारे में पता होगा, एक टाइम पे ऐसा हुआ था उसका पॉपुलेशन पूरा गिर गया था, मतलब कुछ सर्टेन लेवल पे इंडिविजुअल था, बाद में जाकर वो पूरा आज के डेट में जो इजराइल देखते हो ना, एक टाइम पे बहुत छोटा एरिया पे वो लोग रहता था, तो धीरे धीरे उन्होंने एक्सपेंड किया, आज के डेट में वो बहुत सारे एरिया को कैप्चर कर लिया।
तो ऐसे मैं बोल रहा हूँ, मान लो कुछ इंडिविजुअल था, वो आइसोलेट होने के बाद वो एक सर्टेन एरिया पे माइग्रेट कर गया, फिर क्या हुआ, जिस एरिया पे वो गया था उस एरिया पे वो एक्चुअल में फाउंडर स्पीसीज बन गया, मतलब चेंजेस इतना आया कि उस एरिया का वो फाउंडर बन गया। मैं बोल रहा हूँ, मान लो इस एरिया पे मान लो एक टाइम पे कोई कोचिंग मतलब इंडस्ट्री नहीं था, कोचिंग इंस्टीट्यूशन नहीं था, मान लो स्टार्टिंग पे मान लो एलिन आया, उसके बाद मान लो पीडब्ल्यू आया। मैं बोल रहा हूँ इस केस में क्या हुआ, मैं बोल रहा हूँ जो इंडिविजुअल एक टाइम पे कोई यहाँ पे ऐसा तो नहीं है वहां पे पढ़ाई कोई नहीं कर रहा था, पढ़ाई उस टाइम पे भी कर रहा था, तो वो आने के बाद उसमें कोई ना कोई एक मेजर इफेक्ट आया कि हाँ मतलब पढ़ने का जो तरीका था कि ये था, उसमें चेंजेस आए। मैं बोल रहा हूँ कोई एक सर्टेन पॉपुलेशन कोई एक रीजन के वजह से वो आइसोलेट हुआ, फिर इतने लेवल पे वो चेंजेस हुआ, उस पॉपुलेशन पे जाकर वो फाउंडर स्पीसीज बन गया, तो तब उस इफेक्ट को बोला जाएगा फाउंडर इफेक्ट। क्लियर है? उसके बाद देखो पॉपुलेशन बॉटलनेक इफेक्ट। पॉपुलेशन बॉटलनेक इफेक्ट जो है ये सारी के सारी ये रैंडम प्रोसेस है और ये क्विक प्रोसेस है, सडन प्रोसेस है, मतलब किसी को समझ में नहीं आया कि इतने सारी चेंजेस कहां से आया कैसे हुआ, रैंडमली चेंजेस हो गया कोई एक पर्टिकुलर रीजन की वजह से। बट जो पॉपुलेशन बॉटलनेक इफेक्ट है इसमें भी चेंजेस हो रहा है, बट वो चेंजेस नेचुरल कैलमिटीज के वजह से हो रहा है, नेचुरल कोई फेनोमेना के वजह से हो रहा है, आइदर वो फ्लड हो सकता है, अर्थक्वेक हो सकता है, वोल्केनिक इरप्शन हो सकता है, कोई भी एक नेचुरल डिजास्टर के वजह से जब कोई एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन पे इंडिविजुअल पे इंपैक्ट आएगा और उसके वजह से वहां पे जीन फ्रीक्वेंसी पे चेंजेस होगा, वो जो इफेक्ट होगा उसको बोला जाएगा पॉपुलेशन बॉटलनेक। इसका मैं फिगर के थ्रू समझाता तो अच्छा होता, बट आज टाइम नहीं है तो इसलिए नहीं हो पाएगा। बट जो बेसिक डिफरेंस वो समझ में आया ना, यहाँ पे कोई भी रीजन हो सकता है, बट यहाँ पे एक्चुअल में जो मेन रीजन होगा वो एक्चुअल में नेचुरल कैलमिटीज होगा कि नेचुरल कोई ना कोई डिजास्टर होगा जिसके वजह से ये चेंजेस आ रहे हैं। इसको पॉपुलेशन बॉटलनेक इसलिए बोला गया क्योंकि देखोगे कभी भी कोई बॉटल का उसका इन्वर्टेड पोजीशन पे रखोगे तो उसका नीचे का जो पोजीशन होता है वो थोड़ा उसका साइज बड़ा होता है, धीरे धीरे एक टाइम के बाद वो एक्चुअल में सडनली वो उसका जो साइज है देखोगे मतलब बॉटल का अपवर्ड पोर्शन था, टॉप पोजीशन था, वो छोटा हो जाता है, फिर जाकर वो एक्चुअल में कोई ना कोई नया स्पीसीज बन गया, बाद में जाकर वो जैसे मैं बोल रहा हूँ मान लो कोई अर्थ कोई हुआ, मान लो वहां पे 1000 से ज्यादा लोग मर गया, डेथ हो गया, ऐसा तो नहीं है कि वो इंडिविजुअल वापस नहीं आएगा ना, मान लो वहां पे जो रेट ऑफ पॉपुलेशन है जो ये है फर्टिलिटी रेट है वो मान लो गवर्नमेंट ने बोल दिया कि ज्यादा बच्चा ले सकता है, तो उस केस में तो वहां पे एक सर्टेन टाइम के बाद वहां का पॉपुलेशन या जीन फ्रीक्वेंसी वो मेंटेन हो जाएगा, बट एक टाइम पे वो गिर गया था। क्लियर है ना? हम्म। अच्छा नेक्स्ट क्लास पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अभी मेरे को पता नहीं है सर क्या पढ़ाएंगे। क्या लिखूं फिर, बिग बैंग थ्योरी लिख देता हूँ, सर को बोल देना अपने हिसाब से पढ़ा देंगे। थैंक यू बेटा।